पढ़े थे उसी का आगे कंटिन्यूशन है उसकी, चैप्टर 12 इनकम एंड चेंजेस इन रिटेन अर्निंग्स, पेज नंबर 511 पे। इसमें एक चीज़ डिफरेंट है वो पहले चैप्टर से, वो ये है कि पहले चैप्टर में उन्होंने बात की थी कि डिविडेंड जो है वो कैश की फॉर्म में दिए जाते हैं। यहाँ ये बात होगी कि डिविडेंड कैश की जगह स्टॉक्स की फॉर्म में यानी शेयर्स की फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं। स्टॉक डिविडेंड डिस्क्राइब अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल शेयर्स ऑफ स्टॉक टू अ कंपनी स्टॉक होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रेजेंट होल्डिंग्स, यानी कंपनी में किसी भी शेयर होल्डर की प्रेजेंट मौजूदा जितने भी शेयर्स उसके पास हैं उन्हीं की प्रोपोर्शन में जितना डिविडेंड बनता है वो डिविडेंड कैश की जगह उतने ही पैसों के उनको मज़ीद शेयर्स दे दिए जाते हैं। यानी कि अगर एक कंपनी में शेयर होल्डर्स के पास जो है वो 2 शेयर्स हैं और उन 2 शेयर्स के ऊपर उनका फॉर एग्जांपल $100 जो है वो डिविडेंड बन रहा है, तो $100 डिविडेंड देने की जगह जो शेयर की मार्केट प्राइस होगी उस हिसाब से उनको उतने ही शेयर दे दिए जाएंगे जो $100 के बराबर हों। डिविडेंड्स आर पेड इन एडिशनल शेयर्स इंस्टेड ऑफ कैश, तो कैश की जगह डिविडेंड्स मज़ीद शेयर्स की फॉर्म में दे दिए जाते हैं। अ कैश डिविडेंड इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय कॉरपोरेशन टू इट्स स्टॉक होल्डर्स, थस अ कैश डिविडेंड रिड्यूसेस बोथ एसेट्स एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी। जो कैश डिविडेंड आज अभी तक जो हमने पढ़ा है कैश डिविडेंड, उसमें क्या होता था कि कैश की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी तो उसका अफेक्ट कैश डिस्ट्रीब्यूशन वाली यानी डिविडेंड जब कैश की फॉर्म में पे किए जाते थे तो उसका अफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या होता था कि एक तो एसेट्स कम हो जाते थे कैश कम होने की वजह से, दूसरा स्टॉक होल्डर इक्विटी पे भी उसका इफेक्ट पड़ता था। तो कैश डिविडेंड से जो है एसेट्स और स्टॉक होल्डर इक्विटी दोनों कम हो जाते थे। क्योंकि स्टॉक होल्डर इक्विटी क्यों कम होती, क्योंकि डिविडेंड पे करने से रिटेन अर्निंग कम होती, तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम होता है तो स्टॉक होल्डर इक्विटी ओवरऑल उसका बैलेंस कम होता है। तो एसेट्स और स्टॉक होल्डर इक्विटी दोनों कैश डिविडेंड की वजह से डिक्रीज़ हो जाते थे। लेकिन स्टॉक डिविडेंड जो है उसमें एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कोई कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा और ना ही टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में चेंज आएगा, बल्कि स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में ही एक दो चीज़ों में चेंज आएगा आपस में ही, लेकिन ओवरऑल उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। द प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ ईच शेयर होल्डर इन अ कॉर्पोरेशन इज़ नॉट चेंज्ड ड्यू टू स्टॉक डिविडेंड। दूसरी बात, स्टॉक डिविडेंड की वजह से ओनरशिप चेंज नहीं होती, यानी पहले जितने शेयर्स थे, जितने प्रोपोर्शन के पहले एक शेयर होल्डर मालिक थे, अब भी उतने ही प्रोपोर्शन के मालिक होंगे, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल अ कॉर्पोरेशन इज ओन्ड बाय 2 पर्सनस ईच ऑफ देम हैविंग 2000 शेयर। 2 लोग हैं कॉर्पोरेशन में, फॉर एग्जाम्पल 2 शेयर होल्डर्स हैं, हर एक के पास 1000 शेयर हैं, तो टोटल 2000 शेयर्स हैं। कॉर्पोरेशन डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड ऑफ 10%, कॉर्पोरेशन ने जो है इन सारे 2000 शेयर्स पे 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 2000 का 10% बढ़ता है 200 डिविडेंड, 200, तो 200 के जो है ना एडिशनल शेयर्स इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी 100 शेयर एक शेयर होल्डर को और 100 दूसरे को। बोथ ओनर्स नाउ होल्ड 1100 शेयर। पहले इस दोनों के पास 1000 शेयर्स थे, 100 और आ गए, तो 1100 एक के पास शेयर्स आ गए, 1100 दूसरे के पास। लेकिन इससे इनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, लेकिन इससे ओवरऑल इनकी ओनरशिप में कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहले भी दोनों ओनर जो है वो एक ओनर, एक शेयर होल्डर बिजनेस के आधे से का मालिक था और दूसरा भी, जब 1000 शेयर्स थे। अब 1100 शेयर्स के बाद भी एक ओनर आधे शेयर का मालिक है और दूसरा आधे का, एक के भी 1100 दूसरे के भी 1100। तो इसका मतलब है कि स्टॉक डिविडेंड की वजह से ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एसेट्स पे, लाइबिलिटीज़ पर, स्टॉक होल्डर इक्विटी पे, जैसे पहले थे बाद में भी वैसे ही रहते हैं। कोई कंपनी की होल्डिंग में, शेयर होल्डिंग में, शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग में चेंज नहीं आता। ठीक है, आगे इसको मज़ीद देखते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? जैसे कैश डिविडेंड में पहले डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड्स को, उसके बाद उसको पेमेंट करते हैं, स्टॉक डिविडेंड में भी इसी तरह होता है, पहले डिक्लेरेशन होती है उसकी और उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिक्लेरेशन की क्या एग्जांपल होगी? ऑन जून 1 एबीसी कॉर्पोरेशन डिक्लेयर्स 10% स्टॉक डिविडेंड ऑन 2000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। 2000 शेयर्स है कॉमन स्टॉक के, 10% स्टॉक डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया। पार वैल्यू उनकी कितनी थी? $5 थी। मार्केट में इस वक्त वैल्यू चल रही है $15। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कब करना है? जून 15 को। तो रिटेन अर्निंग के ऊपर जो है ना, रिटेन अर्निंग अकाउंट जो है वो स्टॉक डिविडेंड या डिविडेंड डिक्लेयर करने से, हमेशा हमने पहले भी बात की, जब डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम हो जाता है। तो यहाँ भी इसी तरह है, क्योंकि पेबल नहीं है, हम कैश की फॉर्म में पे नहीं करें, इसलिए डिविडेंड पेबल की एंट्री हमने नहीं करनी। हम ये करेंगे रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूटेबल स्टॉक डिविडेंड, इस तरीके से कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक डिविडेंड, जैसे यहाँ वाली पहली एंट्री हम करते थे पार वैल्यू पे, तो यहाँ भी इस वक्त भी ये जो अमाउंट आएगी हम पार पे निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे? 2000 शेयर्स थे, 10% डिविडेंड था और $5 पार वैल्यू थी। 10% $5 से मल्टीप्लाई किया तो $1000 आ गया। तो 1000 के जो है ना वो स्टॉक डिविडेंड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करने।
मार्केट वैल्यू उनकी कितनी थी, $15, तो यही 2000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10% रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 3000 जो है इससे $3000 से रिटेन अर्निंग कम हो गई। जो डिफरेंस है दोनों का वो कितना है, $2000। ये क्या चीज़ है, ये एडिशनल पेड इन कैपिटल स्टॉक डिविडेंड पे जो ये शो कर रहा है कि पार पे जो स्टॉक डिविडेंड की प्राइस बन रही थी वो $1000 थी, लेकिन क्योंकि शेयर्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए कंपनी की रिटेन अर्निंग वो 1000 की जगह $3000 से कम हुई है, क्योंकि स्टॉक होल्डर्स ने $2000 एक्स्ट्रा अर्न किए हैं किस चीज़ के ऊपर, स्टॉक डिविडेंड के ऊपर। तो $15 ये वाली ट्रांजैक्शन एडिशनल किस तरीके से आएगी, यही 2000 शेयर हम कैसे एडिशनल निकालते थे, पार माइनस मार्केट वैल्यू, यानी 15 माइनस 5, 15 में से 5 माइनस किया तो 10 बचेगा। तो 2000 शेयर 10% $10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2000 की अमाउंट आएगी। बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेशन जैसे हम कॉमन स्टॉक में प्रेफर्ड में कर रहे होते हैं, एडिशनल निकालने की ट्रेजरी स्टॉक में कर रहे होते थे, बिल्कुल कैलकुलेशन उसी तरह है। सिर्फ इसका जो है ना वो सेंस स्टॉक डिविडेंड की वो इस तरीके से डिफरेंट है कि इसमें डिविडेंड पेबल की एंट्री नहीं होती, क्योंकि पेबल का मतलब है वो चीज़ जो आपने कैश की फॉर्म में देनी है, यहाँ पे कैश नहीं दे रहे तो हम स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल या टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिखते हैं, और इसकी वजह से रिटेन अर्निंग क्योंकि कम हो जाती है तो रिटेन अर्निंग को हम टोटल अमाउंट से डेबिट कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन, डिक्लेयर 10% स्टॉक डिविडेंड ऑन 2000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक, $5 पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू $15 थी। आप चाहें तो मार्केट इसमें ना भी लिख लें तो भी सही है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन जून 15, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये डिक्लेरेशन थी डिविडेंड की, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमने कहा था किस डेट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जून 15 को। अब जून 15 की क्या एंट्री होंगी, ये जो हमने लिखा था स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट। और क्या कौन से स्टॉक कौन से शेयर्स इशू किए हैं डिविडेंड के तौर पे, कॉमन स्टॉक कंपनी नॉर्मली इशू करती है, तो कॉमन स्टॉक इसकी जगह पे हमने इशू किए, उनको क्रेडिट कर दिया। हमेशा जब कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक इशू होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। कितनी अमाउंट थी, ये $1000 थी, ये $1000 से क्रेडिट हो गए कॉमन स्टॉक। एक्सप्लेनेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड 200 शेयर्स स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन जून 1 को जो डिक्लेयर किए थे 200 शेयर्स स्टॉक डिविडेंड के, वो हमने पे कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 200 शेयर्स किस तरीके से आए, ये 2000 थे, 2000 का 10%, तो 200 शेयर्स बनते हैं टोटल। उन 200 के ऊपर डिविडेंड कितना बनता है, 1000। अब आगे लिखा है 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट इज सिमिलर टू स्टॉक डिविडेंड एज बोथ विल डबल द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर विदाउट एन इफेक्ट ऑन टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। हमने इससे पहले स्टॉक स्प्लिट का टॉपिक पढ़ा। स्टॉक स्प्लिट में ये था कि कंपनी जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स को डबल कर देती है, जिससे पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों रिड्यूस हो जाती हैं। वो जो 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट था, यानी एक जिसके पास एक है उसके पास अब दो होंगे, वो बिल्कुल स्टॉक डिविडेंड की ही तरह है, क्योंकि यहाँ भी यही हो रहा है कि जिसके पास पहले एक शेयर थे उसके पास ज़्यादा शेयर होंगे। स्टॉक स्प्लिट में भी ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ता था स्टॉक होल्डर इक्विटी पे, स्टॉक डिविडेंड से भी ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट वो सेम है। अब वही रीज़न कंपनी स्टॉक डिविडेंड क्यों इशू करती है, जिसलिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती थी, मार्केट वैल्यू को कम करने के लिए, इनको इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसलिए कंपनी स्टॉक डिविडेंड इशू करती है। दूसरा रीज़न स्टॉक डिविडेंड का क्या है, क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि कैश जो है उसको और किसी ऑपरेशनल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, डे टू डे नीड्स के लिए, तो बजाय कैश देने के मज़ीद शेयर्स इशू कर दिए जाएँ। अब अगर स्टॉक डिविडेंड्स लार्ज हों, फॉर लार्ज स्टॉक डिविडेंड, यानी अगर स्टॉक डिविडेंड का रेट अब इस क्वेश्चन में कितना था 10%, अगर 25% या उससे ज़्यादा का रेट हो स्टॉक डिविडेंड का, तो फिर कंपनी जो है इस रेट पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, तो फिर कंपनी जो है वो पार वैल्यू को ही रिकॉर्ड करती है। इसका क्वेश्चन मौजूद है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर रेट जो है ना वो 25% से ज़्यादा हो स्टॉक डिविडेंड का, तो फिर कंपनी पार वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करती है अपने शेयर्स को। एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 539 पे ये स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड दोनों का क्वेश्चन है। अज्यूम दैट व्हेन यू वर इन हाई स्कूल यू सेव्ड $1000 टू इन्वेस्ट फॉर योर कॉलेज एजुकेशन. You purchased 200 shares of Tidal Wave Incorporated, a small but profitable company. Over 3 years that you have owned the stock, the corporation board of directors took the following actions. आप एज अ स्टूडेंट आपने $1000 जो है सेव किए थे, आपने उनको इन्वेस्ट करने का सोचा, आपने 200 शेयर्स लिए टाइडल वेव इनकॉर्पोरेटेड, एक छोटी प्रॉफिटेबल कंपनी, उसके 200 शेयर्स आपने $1000 से ले लिए। 3 सालों तक जो है आपके पास ये स्टॉक मौजूद रहे, और कॉरपोरेशन ने जो है वो कौन कौन से डिसीजन लिए वो ये हैं 1 2 3। 1 है डिक्लेयर्ड 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया पहले, फिर 20% स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया, फिर 3-for-1 स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया। द करंट प्राइस स्टॉक की यानी मार्केट वैल्यू $10 है,
पार्ट ए में क्या कैलकुलेट करना है, करंट नंबर ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू। अभी इन तीनों के बाद कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड मिला के। दूसरा मार्केट वैल्यू, कंपनी के टोटल शेयर्स के ऊपर इस वक्त क्या उनकी मार्केट वैल्यू बन रही है। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। पहले हम देखेंगे कि पहली ट्रांजैक्शन के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे। 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया। पहले कितने शेयर्स थे कंपनी के पास, यहाँ पे क्वेश्चन में मौजूद है 200 शेयर्स थे। 2-for-1 का मतलब है जिसके पास एक थे उसके पास अब दो होंगे, यानी 200 शेयर्स का डबल। 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो जाएंगे, 400 शेयर्स। पहली ट्रांजैक्शन के बाद पहली जो चेंज है कंपनी में आया है स्टॉक स्प्लिट का, उसके बाद 400 शेयर्स हो गए। दूसरा डिक्लेयर 20% स्टॉक डिविडेंड। इन्हीं 400 शेयर्स के ऊपर 20% अब स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया। 400 का 20%, 400 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 तो बन जाएंगे 80 शेयर्स। 400 शेयर्स पहले के थे, 20% उसका स्टॉक डिविडेंड मिला के $80 पेमेंट करने की जगह 80 शेयर्स और बन गए। तो टोटल शेयर अब कितने हो गए, 400 पिछले और 80 ये 480 शेयर्स हो गए। फिर कंपनी ने 3-for-1 स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया, यानी जिसके पास एक है उसके पास अब 3 होंगे। तो 480 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने शेयर्स कंपनी के पास आए, 1440। 1440 टोटल शेयर्स बन गए। तो टोटल शेयर इन तीनों के बाद हमसे पूछे थे, वो हमने कहा करंट नंबर ऑफ शेयर्स, अभी जितने शेयर्स हैं वो हैं 1440। दूसरा हमसे पूछा है अभी इनकी मार्केट वैल्यू क्या बनती है, यही 1440 शेयर्स की मार्केट वैल्यू। तो हमें मार्केट वैल्यू बताई थी 10 पर शेयर है, 1440 मल्टीप्लाई बाय $10, तो 14,400 जो है वो मार्केट वैल्यू बनती है। कंपनी के पास अब तक जितने भी शेयर्स हैं टोटल 1440 हैं और उनकी टोटल मार्केट वैल्यू $14,400 बनती है। तो ये जो है स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड की एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो प्रॉब्लम है हमारा कंप्रिहेंसिव प्रॉब्लम, जिसमें स्प्लिट ट्रेजरी स्टॉक और ये सब कुछ आ जाएगा, स्टॉक डिविडेंड कैश डिविडेंड भी, वो है प्रॉब्लम 12.6 पेज नंबर 545 पे। At the beginning of year 2001, overnight letter showed the following amounts in the stockholder equity section of its balance sheet. 2001 के बिगनिंग में, स्टार्ट में जो है ये बैलेंस शीट का स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन है, जिसमें कैपिटल स्टॉक मौजूद है, ऑथोराइज्ड और इशूड शेयर पार वैल्यू लिखी है, एडिशनल उसके ऊपर है, टोटल पेड इन कैपिटल है, रिटेन अर्निंग और टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। पूरा स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन दिया है। द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू स्टॉक होल्डर इक्विटी ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। ये कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं इस ईयर के दौरान। इंस्ट्रक्शंस क्या है, ए पार्ट प्रिपेयर इन जर्नल फॉर्म द एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शन। सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल डेट एक्सप्लेनेशन डेबिट क्रेडिट, ठीक है। मैं 1 बाय 1 अलग अलग जर्नल को इसलिए बनाती हूँ ताकि ट्रांजैक्शन सामने हो और साथ ही नीचे उसकी एंट्री हो। लेकिन आपने ये जर्नल पेपर में या क्विज में जहाँ भी आएगा आपने इसको एक ही तरह एक ही साथ बनाना है, अलग अलग बार बार हेडिंग डेट एक्सप्लेनेशन डेबिट क्रेडिट नहीं लिखनी। तो पहली ट्रांजैक्शन है जनवरी 3 की, डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ $1 पर शेयर टू स्टॉक होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड ऑन जनवरी 31 पेबल ऑन February 15। $1 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब पेबल की बात हो रही है, यहाँ ये नहीं बताया कि कैश डिविडेंड है या स्टॉक, हमने खुद जज करना है किस तरीके से, क्योंकि पेबल का है। तो जब पे होगा तो ऑब्वियसली ये कैश डिविडेंड की बात की जा रही है। हमें डिविडेंड की एंट्री हम कैश डिविडेंड की कैसे करते हैं, डिविडेंड को डेबिट करते हैं और डिविडेंड पेबल को क्रेडिट करते हैं। हमें इसके लिए क्या क्या कैलकुलेशन के लिए चाहिए, हमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यानी इशूड शेयर्स चाहिए, हमें इसके लिए पार वैल्यू चाहिए। आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमें एंट्री में ऑब्वियसली नहीं दिए, हमें क्वेश्चन में दिए, कहाँ पे, ये हमें स्टॉक होल्डर इक्विटी में बताएं। कैपिटल स्टॉक $1 पार वैल्यू, 500,000 शेयर्स ऑथोराइज, 382,000 इशूड। 382,000 इशूड शेयर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना रेट है डिविडेंड का, $1, तो 382,000 ही हमारे डिविडेंड्स की अमाउंट आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन, डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड ऑफ $1 पर शेयर पेबल ऑन February 15, ये इसकी कैलकुलेशन हो गई, डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। अगली एंट्री February 15, पेड द कैश डिविडेंड डिक्लेयर ऑन January 3। ये जो डिक्लेयर किए थे इसको पे कर दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, ये डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट से डेबिट हो जाएगी और कैश की फॉर्म में पे किया कैश क्रेडिट हो जाएगी, सेम अमाउंट, पेड डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन January 3। नेक्स्ट अप्रैल 12, ये तो अब तक वही एंट्री है जो हमने पहले की थी। अप्रैल 12 को कॉर्पोरेशन परचेज 6,000 शेयर्स ऑफ इट्स ओन कैपिटल स्टॉक एट अ प्राइस ऑफ $40 पर शेयर। कॉर्पोरेशन ने जो अपने शेयर्स इशू किए हुए थे, कितने थे, 3,82,000, उसमें से 6,000 वापस परचेज कर लिए। किस प्राइस पे, $40 पे। तो जब कॉर्पोरेशन अपने शेयर्स खुद परचेज करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेजरी स्टॉक।
तो कॉर्पोरेशन ने क्या परचेज किया, ट्रेजरी स्टॉक डेबिट हो जाएगा और पेमेंट की है कैश की फॉर्म में, कैश क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे निकलेगी, 6000 शेयर्स खरीदें, एक को $40 पे लिए, 6000 मल्टीप्लाई बाय 40, 2,40,000 जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन, परचेज 6000 शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट $40 पर शेयर। नेक्स्ट, May 9 री इशूड 4000 शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट अ प्राइस ऑफ 44 पर शेयर। जब ख़रीदा है पिछले ट्रांजैक्शन में ट्रेजरी स्टॉक को 6000 शेयर्स लिए, 40 पे एक लिए, अब बेच रहे हैं इस 6 में से 4 और 44 पे बेच रहे हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ख़रीदा 40 कम में और बेच रहे हैं ज़्यादा 44 पे, तो इसका मतलब कि एडिशनल इसमें ज़रूर आएगा। जब वापस इशू किए हैं शेयर्स तो कैश ऑब्वियसली मिला है, कैश डेबिट होगा, ट्रेजरी स्टॉक कम हो गया, क्रेडिट हो जाएगा और कुछ एडिशनल आएगा। सबसे पहले हम कैश की अमाउंट अगर निकालना चाहें पहले ये निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, 4000, किस पे इशू कर रहे हैं, 44 पे, 4000 मल्टीप्लाई बाय 44, 176,000 आ गया। ट्रेजरी स्टॉक को हम पार पे यानी वो वैल्यू लेते हैं जिस पे हमने ख़रीदा था। 4000 शेयर है, हमने इनको कितने पे लिया था, 40 पे, 4000 मल्टीप्लाई बाय 40 तो ये जाएंगे 1,60,000। एडिशनल इन दोनों को माइनस करके भी निकल सकते हैं, अदरवाइज पार और मार्केट का डिफरेंस, पार यानी परचेज प्राइस कितनी थी 40 और मार्केट प्राइस है 44, 40 माइनस 44 4 आ जाएगा। 4000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,000 हमारे पास एडिशनल आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन, री इशूड 4000 शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट $44 पर शेयर। अब तक वही ट्रांजैक्शंस चल रही हैं जो हमने पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ी हैं, डिविडेंड्स की और ट्रेजरी स्टॉक की। नेक्स्ट है जून 1 को डिक्लेयर्ड अ 5% स्टॉक डिविडेंड टू स्टॉक होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड एट जून 15 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन जून 30। तो 5% स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कब करना है, जून 30 को करना है। द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक एट जून 1 वाज $42 पर शेयर। मार्केट प्राइस इस वक्त कितनी चल रही है, $42 चल रही है। 2000 शेयर्स रिमेनिंग इन ट्रेजरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्टॉक डिविडेंड। टोटल 3,82,000 शेयर्स थे जिसमें से 6,000 कंपनी ने वापस ख़रीद लिए थे, फिर 4,000 फिर से इशू कर दिए, जो 2,000 बच गए वो अब ट्रेजरी में मौजूद हैं। तो जो हमने पहले पढ़ा था कि जो ट्रेजरी में जो डिविडेंड जो शेयर्स कंपनी के पास अब मौजूद है जिनको अब तक इशू नहीं किया उस पर कोई डिविडेंड नहीं बनता, तो उन 2,000 पे कोई डिविडेंड नहीं देना कंपनी ने। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा कि अभी तक नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स अब तक पता चलेंगे तभी हम डिविडेंड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे पता चलेंगे, शुरू में कितने थे, 3,82,000 क्वेश्चन में बताया था जो इशू कर दिए, फिर हमने 6,000 वापस ख़रीद लिए, जो इशूड थे उसमें से जो वापस ख़रीद लिए थे उनको ऑब्वियसली माइनस कर देंगे, फिर कुछ मज़ीद इशू कर दिए, 4,000 मज़ीद इशू किए तो 4,000 और प्लस कर दिए। तो टोटल अब तक कंपनी के पास कितने आउटस्टैंडिंग यानी इशूड शेयर्स मौजूद हैं, वो है 3,80,000 शेयर। तो हमने जो डिविडेंड की स्टॉक डिविडेंड की कैलकुलेशन करनी है वो इन 3,80,000 शेयर पे करनी है। एंट्री स्टॉक डिविडेंड की कैसे बनती है, रिटेन अर्निंग क्योंकि इसकी वजह से डेबिट हो जाती है, इसको डेबिट किया, स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट, और फिर एडिशनल देखते हैं कुछ इस पर आएगा या नहीं। तो रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन वो किस तरीके से आएगी, 3,80,000 शेयर्स थे, ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन हम किस पे करते हैं, ये हम करते हैं मार्केट वैल्यू पे। 3,80,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, $42, 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 42 और कितना परसेंट है, 5% स्टॉक डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 5%, 798,000 जो है वो रिटेन अर्निंग इस अमाउंट से कम हो जाएगी। स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ये हम करते हैं पार के ऊपर, कितने शेयर थे, 3,80,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई हमने किया इसको किस पे, 5% स्टॉक डिविडेंड पे, पार वैल्यू ऑब्वियसली 1 थी हमारे पास, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखी, हम कॉमन में मेंशन नहीं करते, तो 19,000 जो है स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एडिशनल पेड इन कैपिटल स्टॉक डिविडेंड पे, या फिर इस एडिशनल को अलग से कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस है मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू की, मार्केट वैल्यू कितनी थी 42, पार वैल्यू 1 थी, 41 आ जाएगा, 3,80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 41 तो 779,000 ये एडिशनल की अमाउंट आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन, डिक्लेयर्ड अ 5% स्टॉक डिविडेंड ऑन 3,80,000 आउटस्टैंडिंग शेयर, मार्केट प्राइस $42 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन जून 15। तो मेन चीज़ नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उनकी सही कैलकुलेशन ज़रूरी है। सबसे पहले 3,82,000 इशू किए थे, 6,000 वापस ले लिए वो उसमें से माइनस कर दिए, 4,000 फिर से इशू कर दिए वो फिर उसमें प्लस कर दिए, तो 3,80,000 शेयर्स जो है अभी तक आउटस्टैंडिंग यानी इशूड बन गए। इसी के ऊपर स्टॉक डिविडेंड मज़ीद फिर कैलकुलेट किया था 5% के ऊपर जो क्वेश्चन में एंट्री में बताया है। नेक्स्ट, जून 30 को डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर ऑन जून 1। ये जो डिक्लेयर किए 19,000 स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 19,000, कैश नहीं दिया बल्कि
मज़ीद शेयर्स इशू किए। तो कंपनी हमने स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में क्वेश्चन में बताया कि सिर्फ एक ही तरीके के इशू कर रही है, उसको कैपिटल स्टॉक कह रही है। हमने कैपिटल स्टॉक को क्रेडिट किया 19,000 से इशूड 19,000 शेयर्स एट स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन जून 1। नेक्स्ट है अगस्त 4 री इशूड 600 ऑफ 2,000 रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट अ प्राइस ऑफ $37। वो जो 6,000 हमने वापस ख़रीदे थे, फिर उसमें से 4 इशू कर दिए थे, 2 बच गए थे ट्रेजरी में। उस 2,000 में से 600 फिर से इशू कर दिए ट्रेजरी स्टॉक के शेयर। तो अगेन कैश मिला है और ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट हुआ है। 600 शेयर्स कैश वाली अमाउंट कैसे निकलती है? मार्केट प्राइस पे, किस प्राइस पे इसको इशू किए? 37। 600 मल्टीप्लाइड बाय 37, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी $22,200। ये लिखा। ट्रेजरी स्टॉक की अमाउंट कैसे आती है? इसको परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। परचेज प्राइस क्या थी? $40 थी एक शेयर की। कैसे पता चला? ये पिछली ट्रांजेक्शन से। यहाँ पे अप्रैल 12 में ख़रीदे थे हमने ट्रेजरी में, $40 पे एक लिया था। तो हम क्या करेंगे? 600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय $40, तो 24,000 ट्रेजरी स्टॉक। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, यानी 24,000 क्रेडिट में ज़्यादा है, 22,200 डेबिट में कम है। तो जो एडिशनल आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है। तो ये एडिशनल जो है एडिशनल लॉस कहलाता है। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमने ख़रीदा तो शेयर्स को था $40 पे, लेकिन अब वापस रीइशू हमने कर दिया उसको 37 पे। तो इसका मतलब है कि एडिशनल ट्रेजरी शेयर्स इशू करने पे हमें एडिशनल मिला नहीं, बल्कि एडिशनल हमसे लॉस हुआ है। तो इसलिए एडिशनल क्रेडिट की जगह डेबिट में आ गया। 40 पे हम ख़रीद रहे थे शेयर्स को वापस, और 37 पे हम इनको वापस इशू कर रहे हैं। कम प्राइस पे, परचेज प्राइस ज़्यादा थी और इशूड प्राइस कम है। तो ये अमाउंट कैसे निकलेगी? 600 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 37, जो कि है 600 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड सेल मार्केट प्राइस। तो 40 माइनस 37 कितने बन जाएंगे? 3। 600 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1800 जो है वो एडिशनल पेड इन कैपिटल आ गया ट्रेजरी स्टॉक का डेबिट साइड पे। तो अब दोनों साइड्स इक्वल हो गए। तो ये शो कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने, क्योंकि ट्रेजरी स्टॉक कंपनी इसीलिए वापस परचेज करती है ताकि स्टॉक को अपने जो करंट ओनर्स हैं उनके लिए इसको अवेलेबल किया जा सके। तो उसको जो परचेज प्राइस है उससे कम पे भी इशू किया जा सकता है। December 31st, income summary account showing net income for the year of 1,928,000 was closed into retained earning account। तो क्लोजिंग एंट्री करनी है हमने, इनकम समरी को क्लोज करना है। हमें पता है रिटेन अर्निंग में करते हैं, नेट इनकम क्रेडिट होती है, क्लोज करने के लिए उसको डेबिट करते हैं। इनकम समरी को डेबिट किया और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट। अमाउंट दी हुई थी टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट। उसके बाद डिविडेंड्स को क्लोज करना है। 382,000 बैलेंस इन डिविडेंड अकाउंट वाज क्लोज इनटू रिटेन अर्निंग। डिविडेंड जो है वो डेबिट होते हैं, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। रिटेन अर्निंग में इसको क्लोज करेंगे टू क्लोज द डिविडेंड अकाउंट। तो ये हमारा ए पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एंट्रीज करनी थी। बी पार्ट है प्रिपेयर स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट एट December 31st, 2001। यूज़ द फॉर्मेट ऑन पेज 532 पे फॉर्मेट इसका गिवन है, आपको उससे देख सकते हैं। इंक्लूड अ सपोर्टिंग शेड्यूल शोइंग योर कंप्यूटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग एट द डेट। पहले रिटेन अर्निंग का शेड्यूल बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, अगर नहीं कहा होता तो नहीं बनाते। पहले रिटेन अर्निंग का बनानी है कैलकुलेशन, उसके बाद स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन। तो इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रिटेन अर्निंग का बिगनिंग बैलेंस। तो क्वेश्चन में देखते हैं रिटेन अर्निंग का बिगनिंग बैलेंस, ये जो पहली दी हुई है बिगनिंग 2001 की स्टॉक होल्डर इक्विटी, इससे रिटेन अर्निंग का बिगनिंग बैलेंस आएगा, जो कितना है 2704600। तो हमने 2704600 लिखा। हम इसमें ऐड करते हैं नेट इनकम को या नेट लॉस को माइनस करते हैं। नेट इनकम हमें कहाँ बताई है? सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन बताई है, 1,928,000 नेट इनकम थी, इसको हम इसमें प्लस कर देंगे। माइनस हम इसमें से क्या करते हैं? सारे डिविडेंड, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो चाहे वो स्टॉक की फॉर्म में हो। पहले हम कैश डिविडेंड देखते हैं। अब तक हमने कितने कैश डिविडेंड दिए? ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेयर किए थे 3,82,000 कैश डिविडेंड, इन्हीं को बाद में पे किया हुआ है। उसके बाद स्टॉक डिविडेंड हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, कितने? 19,000 है। एक मिनट, कैश डिविडेंड पहले हमने लिखा 3,28,000। अब स्टॉक डिविडेंड देखते हैं। स्टॉक डिविडेंड कितने? स्टॉक डिविडेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जून 1 को डिक्लेयर किए थे $19,000। कितनी रिटेन अर्निंग कम हुई थी? 798,000 से। 798,000 के स्टॉक डिविडेंड टोटल जो जिस अमाउंट के डिक्लेयर किए हैं वो 798 है। ये 798 19 क्यों नहीं लिख रहे? 798 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एडिशनल भी इसका मिला कर लिखेंगे, कंप्लीट टोटल मिला के। तो टोटल जिस अमाउंट के स्टॉक्स इशू हुए हैं वो $798,000 है, जिसमें से 19 जो है वो पार वैल्यू थी और बाकी जो है वो एडिशनल था।
तो टोटल $798,000 के स्टॉक डिविडेंड इशू हुए, तो ये भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। 2704600 में नेट इनकम प्लस और कैश और स्टॉक डिविडेंड माइनस करेंगे, तो टोटल रिटेन अर्निंग हमारे पास दिसंबर 31 की आएगी 3452600। ये सिंगल लाइन है, इसको डबल लाइन आपने करना है। ये हो गई रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। अब हमने क्या बनाना है, स्टॉक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट। स्टॉक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स अब तक कंपनी के पास इशूड शेयर्स कितने हैं। पहले हमने ये कैलकुलेशन करनी है, बहुत एहतियात से इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन पहले बना हुआ था क्वेश्चन में, ये यहाँ पे कितने शेयर्स बताए थे, 3,82,000 इशूड शेयर्स, ये हमने लिखा सबसे पहले 3,82,000। फिर 6,000 कंपनी ने वापस परचेज़ किए, वो माइनस हो गए। 4,000 फिर से इशू कर दिए, वो प्लस हो गए। फिर 19,000 के स्टॉक डिविडेंड मज़ीद इशू किए, वो इसमें प्लस हो गए। फिर 600 दोबारा री इशू किए, वो प्लस हो गए। और फिर 1400 फिर से इशू किए। ये किस तरीके से कैलकुलेशन आएगी, ये सारे आपको बता देती हूँ। 3,82,000 शुरू में था, ठीक है। एंट्री वाइज देखते हैं, 3,82,000 ये पहले इशू किए थे। उसके बाद 6,000 यहाँ पे हमने ट्रेजरी में वापस खरीद ली, 6,000 माइनस कर दिए। 6 में से 4 फिर से इशू कर दिए, 4,000 फिर प्लस कर दिए। इशूड शेयर्स क्योंकि कैलकुलेट करें, जितने इशू होंगे वो प्लस होते जाएंगे, जितने वापस खरीदेंगे वो माइनस होंगे। 4,000 फिर से इसमें प्लस कर दिए। फिर यहाँ 19,000 के मज़ीद शेयर्स, 19,000 शेयर्स जो है हमने मज़ीद यहाँ पे डिक्लेयर किए थे स्टॉक डिविडेंड के तौर पे। उनकी टोटल अमाउंट ये थी, लेकिन शेयर्स कितने थे, 19,000 फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद 600 फिर से इशू किए थे, फिर 600 फिर प्लस हो जाएंगे। और अच्छा, ये 600 तक तो आ गया। अब उसके बाद जो हमने कहा था कि इशूड शेयर्स में हम वो नहीं लिखते जो कि ट्रेजरी में बच गए, तो हमने देखना है कि ट्रेजरी में अब तक बच कितने गए। ये तो हमने सारे लिख लिए, ये हमने लिख ली 3,82,000 माइनस 6,000 जमा 4,000 जमा 19,000 जमा 600। ये 1,400 किस तरह से आया कि ये हमने वो शेयर्स लिखने हैं जो अब ट्रेजरी में मौजूद थे। तो ट्रेजरी में टोटल कंपनी ने कितने लिए थे, सबसे पहली ट्रेजरी की ट्रांजैक्शन थी 6,000 शेयर, ये 6,000। फिर इसमें से माइनस कर दिए थे 4,000, ठीक है, इशू कर दिए थे। उसके बाद यहाँ 600 फिर से इशू किए थे, 6,000 माइनस 4,000 माइनस 600, तो 1,400 शेयर्स जो है वो अभी तक मौजूद हैं। तो ये 1,400 शेयर्स भी हमने इसमें वापस प्लस कर लेने। तो अब तक टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितने बनते हैं, 4,01,000 शेयर जो आउटस्टैंडिंग है अब तक इस डेट तक, ठीक है। ये कैलकुलेशन इनकी कर ली। अब स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनाना है हमने। कैपिटल स्टॉक जिस तरह पहले क्वेश्चन में दिया था, कैपिटल स्टॉक $1 पार वैल्यू थी, उसकी ऑथोराइज्ड भी दिए हुए थे 500,000। इशूड कितने बने, जो अभी हमने कैलकुलेशन की 401,000, जिसमें से 1,400 हेल्ड इन ट्रेजरी हैं, जिसमें से 1,400 अब तक ट्रेजरी में मौजूद हैं। तो हमने ओवरऑल सारे शेयर्स लिखने, सारे इतने हैं 4,01,000, 1,400 इसमें से जो है वो अभी तक ट्रेजरी में है। तो टोटल अमाउंट इसकी किस तरीके से बनेगी, 401,000 इशूड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय $1 पार वैल्यू, ये लिख लिया। टोटल अमाउंट यही आ गए हमारे पास। और कोई टाइप ऑफ शेयर नहीं थे, एक ही टाइप थे। अब हम एडिशनल का कॉलम बनाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कैपिटल स्टॉक की यानी शेयर्स की एडिशनल लिखेंगे, फिर हम ट्रेजरी की लिखेंगे, फिर हम स्टॉक डिविडेंड की एडिशनल लिखेंगे। कैपिटल स्टॉक की एडिशनल किस तरीके से आएगी, क्वेश्चन एंट्रीज़ में कहीं भी हमने नहीं बताया कि शेयर्स इशू करने पर एडिशनल आया या नहीं। तो जो यहाँ दिया था क्वेश्चन में हम यही लिखेंगे। यहाँ एडिशनल कैपिटल स्टॉक पे दिया 4,202,000। तो हमने इसी को यहाँ पे लिखा 4,202,000। अब स्टॉक डिविडेंड के ऊपर एडिशनल कितने आए, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें एंट्रीज से पता चलेगा। तो एंट्रीज में देखते हैं स्टॉक डिविडेंड पे एडिशनल कहाँ कहाँ पे आ रहा है। स्टॉक डिविडेंड की एंट्री सबसे पहले ये है, यहाँ पे एडिशनल कितना आ रहा है, 779,000, 779,000 ये आ रहा है। और इसके बाद स्टॉक डिविडेंड पे एडिशनल और कहीं नहीं आ रहा, यही इतना ही है, 779,000 लिख दिया। अब ट्रेजरी पे देखते हैं एडिशनल कितना आ रहा है। ट्रेजरी की एंट्रीज पे आएंगे, ट्रेजरी की एंट्रीज स्टार्ट हो रही हैं। ये ट्रेजरी पे एडिशनल आ रहा है 16,000 क्रेडिट। फिर ट्रेजरी पे एडिशनल आ रहा है, यहाँ पे डेबिट, वहाँ क्रेडिट था, ये डेबिट है, क्रेडिट डेबिट
माइनस होते हैं। 16,000 माइनस 1800 ये आ जाएगा 14,200। मज़ीद ट्रेजरी पे कुछ नहीं है, तो 14,200 जो है वो एडिशनल ट्रेजरी पे अर्न की है। ठीक है, इन तीनों को और इस ऊपर वाले को प्लस किया तो टोटल क्या आता है, पेड इन कैपिटल। सारे चारों प्लस हो जाएंगे, 5396,200 टोटल पेड इन कैपिटल आ गए। इसमें हम रिटेन अर्निंग को प्लस करते हैं, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट की थी 3452,600, ये प्लस करेंगे। तीसरी चीज़ जो हम माइनस करते थे वो क्या है, ट्रेजरी स्टॉक की वो शेयर्स, क्योंकि यहाँ हमने सारे इंक्लूड कर दिए हैं तो यहाँ हम उसको माइनस करते हैं। वो शेयर्स जो अब ट्रेजरी में मौजूद हैं, जो वापस ख़रीद तो लिए थे लेकिन उनको इशू नहीं किया, वो कितने थे, 1400 शेयर्स थे। उन 1400 की प्राइस कितनी बनती है उसको हमने इसमें से माइनस करना है। 1400 शेयर्स थे, हमने कितने में ख़रीदा था एक शेयर को, ये एंट्री में हमें बताया था $40 में। ये एंट्री है अप्रैल 2012 की, जिसमें हमने ट्रेजरी ख़रीदे थे शुरू में कितने, $40 में ख़रीदे थे। इन्हीं में से 1400 बच गए, तो 1400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय $40, तो 56,000 जो है वो ट्रेजरी में मौजूद हैं, जो हमने इसमें से माइनस करने। तो हमारे पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आएगी $8792,800 की। इसके नीचे डबल लाइन और डॉलर साइन हमने लगा के ये हमने सेक्शन कंप्लीट कर दिया। तो ये वो क्वेश्चन था जिसमें कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, ट्रेजरी स्टॉक, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें एक ही क्वेश्चन में आ गई। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक्सरसाइज 12.7 पेज नंबर 540 पे ये आपने प्रैक्टिस करनी है इसी क्वेश्चन की तरह। सिर्फ छोटा सा फ़र्क इसमें ये है कि इसमें जो स्टॉक डिविडेंड है वो लार्ज अमाउंट है, तो उसको पार पे कैलकुलेट करना है। आप उसको ट्राई करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊँगी।